नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बिहार में पहले दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा होने के बाद अब पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पहले दौर के प्रचार का आगाज करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 3 अक्टूबर से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पहले दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा। 629 में से 24 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द। दूसरे दौर में अब तक 110 नामांकन। बिहार में चुनाव प्रचार तेज। कल कल्याणपुर में नीतीश कुमार की रैली, सोनिया गांधी की 3 अक्टूबर को चुनावी सभा। महागठबंधन को लगातार झटका। आरजेडी विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह ने छोड़ी पार्टी। रामधनी सिंह का जेडीयू पर उपेक्षा का आरोप। पूर्णिया जिले में लोगों को विकास की आस। बेरोजगारी के चलते पलायन को मजबूर लोग। नदियों से जमीन का कटाव बना बड़ा चुनावी मुद्दा। जी हां, बिहार चुनाव में पहले दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम कल पूरा हो गया और इस दौर के लिए 629 लोगों ने पर्चे भरे थे, जिनमें से 24 के पर्चे रद्द हुए हैं। इस तरह से पहले दौर के मतदान के लिए 605 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। सबसे ज्यादा 143 प्रत्याशी समस्तीपुर जिले की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते से नामांकन का दौर चल रहा था और इस दौर के लिए 16 सितंबर को अधिसूचना। कल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और इस दौर में समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई 10 जिलों की 49 सीटें हैं। इनमें 40 सीटें सामान्य हैं, जबकि 8 सीटें अनुसूचित जाति और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और वहीं अगर दूसरे दौर की बात करें तो दूसरे दौर के लिए नामांकन तेज हो गया है। 16 अक्टूबर को दूसरे दौर के लिए मतदान होना है। गुरुवार को इस दौर के लिए 48 लोगों ने पर्चे भरे हैं। दूसरे दौर के लिए अब तक 110 प्रत्याशी अपना नामांकन कर चुके हैं। पहले दौर के लिए मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस ने प्रचार अभियान तेज करने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 3 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेंगी। सोनिया गांधी के इस दौरे से कांग्रेस के प्रचार अभियान को तेजी मिलने की उम्मीद है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने ये जानकारी दी। सोनिया गांधी के कार्यक्रम को 1-2 दिन में अंतिम रूप दिया जाएगा। सोनिया गांधी का 17 अक्टूबर को भी बिहार दौरा करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 8 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी हर दौर में प्रचार के लिए राज्य का दौरा करेंगे। इससे पहले सोनिया गांधी जेडीयू आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की जो स्वाभिमान रैली हुई थी उसका हिस्सा बनी थी। 30 अगस्त को पटना आई थी। तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 19 सितंबर को पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर में जनसभा को संबोधित किया था। 3 तारीख को सोनिया जी का कार्यक्रम लग रहा है। कहां कहां कार्यक्रम होगा ये आज शाम तक, कल तक क्लियर हो जाएगा, कंफर्मेशन दिल्ली से आने के बाद। और फिर 17 तारीख को मैडम का कार्यक्रम लगेगा। 3 के बाद 17 तारीख को टेंटेटिव 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। राहुल गांधी जी फर्स्ट फेज में भी आएंगे, सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज में भी रहेंगे, थर्ड, फोर्थ फेज में भी रहेंगे और 5th फेज में भी रहेंगे। बिहार में पहले दौर के मतदान के लिए सभी दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल समस्तीपुर के कल्याणपुर से अपने चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। जेडीयू ने पूर्व सांसद महेश्वर हजारी को कल्याणपुर से प्रत्याशी बनाया है। उनके खिलाफ एलजेपी सांसद रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी बीच जेडीयू ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेज दी है। इसमें नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के अलावा पार्टी के सभी सांसद शामिल हैं। और पल पल की अपडेट पर हमारे संवाददाता अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। प्रणव गोस्वामी हमारे संवाददाता पटना से जुड़ गए हैं।
प्रणव, हम देख रहे हैं कि सभी पार्टियों ने कमर कस ली है क्योंकि चुनाव प्रचार में अब कूदना है। क्या स्ट्रैटेजी सभी पार्टियों की तरफ से अपनाई जा रही है? स्टार प्रचारक उतारे जा रहे हैं मैदान में, आपसे भी समझना चाहेंगे। प्रणव, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अपना सवाल कृपया दोहरा पाए। प्रणव, सवाल ये है कि सभी पार्टियां जो हैं वो अब कमर कस चुकी हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो अलग अलग पार्टियां किस तरह की रणनीति अपना रही हैं चुनाव प्रचार में उतरने के लिए, और सभी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जैसा कि जारी कर दी है। जी देखिए, अब क्योंकि वो दौर खत्म हो गया है जब प्रत्याशियों का चयन किया जाना था। अब सभी दल जो है अपने अपने उम्मीदवारों के साथ चुनाव मैदान में है, और इसलिए अब जो पूरा जो फोकस है सभी राजनीतिक दलों का वो रहेगा कि प्रचार को किस तरह से उसको अमल में लाया जाए, और किसी तरह से जो पक्ष विपक्ष एक दूसरे को इससे कैसे प्रचार माध्यमों में आगे बढ़े, इसके लिए तमाम तैयारियां हैं। सोशल मीडिया से लेकर जनता के बीच संवाद पैदा करने से लेकर डोर टू डोर कैंपेन और बड़े नेताओं की रैलियां, ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि बिहार जो है वहां पर जनता से जुड़े मुद्दों से ज्यादा जो अहमियत रखते हैं वो है जातीय समीकरण, और जातीय समीकरण पर किस तरह से ध्रुवीकरण किया जाए, किस तरह से जातियों को अपने पक्ष में गोलबंद किया जाए, ये सारी जो रणनीति है इस पर तमाम दल काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे जो ये चुनाव प्रचार जैसे जैसे जो मतदान की जो तारीख है वो नजदीक आएगा, तब जो है चुनाव प्रचार का जो असली रंग है वो दिखाई देगा, और इसी दिशा में तमाम दल फिलहाल काम कर रहे हैं। जी प्रणव, जैसा कि आप कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे के अलावा जातीय समीकरण फिट बैठाना बहुत जरूरी है और सभी पार्टियां उस पर ध्यान जरूर दे रही हैं, लेकिन हमने देखा कि उम्मीदवारों के चयन के बाद पहले जेडीयू को झटका लगा, महागठबंधन में आरजेडी को भी झटका लगा, उनके भी एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया और दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे में इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना रही हैं पार्टियां की जो बागी हैं उनसे भीतरघात का खतरा ना हो? जी देखिए, अगर भीतरघात की बात करें तो ये सिर्फ महागठबंधन के खेमे में इसकी जो एक डर है वो नहीं है, बल्कि एनडीए के जो बागी हैं उनकी भी लिस्ट बड़ी लंबी है। और ये आमतौर पर होता है कि जो टिकट चाहने वाले, चुनाव लड़ने की का सपना पाले जो भी नेता है, वो जब उनको टिकट नहीं दिया जाता तो इस तरह से बागी होना ये एक तरह से लाजमी है, और ये दोनों ही पक्षों को इसका खतरा उठाना पड़ सकता है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि बिहार में जातीय समीकरण को लेकर ये सारी कोशिशें हुई, इसको देखते हुए कई नेताओं के टिकट, भले वो पुराने कार्यकर्ता हों, लेकिन उनकी जातीय समीकरण में उनकी भूमिका फिट नहीं बैठती थी, इसलिए ये सब हुआ। मुख्य तौर पर यादव, मुस्लिम, कुशवाहा और भूमियार, ये ऐसी जातियां हैं जिनको जो कि ये पूरा समीकरण तैयार करते हैं बिहार का। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में कुर्मी और ब्राह्मण भी है, लेकिन इन सबके बीच में तालमेल बिठाना, संतुलन बिठाना वो कई बार इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक एक सीट से कई दावेदार हैं, और इसी को देखते हुए जो निराश हुए हैं उम्मीदवार, उनका दूसरे दलों में जाना है, निर्दलीय के तौर पर उतरना लाजमी है। प्रणव, आप वहां पे हैं चूंकि, और अब बिहार की जो जनता है, वहां के जो मतदाता हैं उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि पिछले चुनाव का जो ट्रेंड रहा है, कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने विकास को भी तवज्जो दी, हमने देखा लोकसभा में भी, लेकिन इस बार मतदाता अपने दिमाग में क्या लेकर वोट करने निकलेगा? क्या कुछ मतदाता के दिमाग में चल रहा है, विकास या फिर जातीय समीकरण अभी भी है दिमाग में कहीं ना कहीं? जी देखिए, जिन भीतर एक तरह से विकास के कामों की जो अनदेखी हुई है उससे गहरी नाराजगी है, और भले ही ये कहा जाता रहा हो कि विकास के काम में बिहार थोड़ा आगे बढ़ा है, लेकिन जो हमने जमीनी हकीकत देखी, लगभग हर जिले में सिंचाई व्यवस्था से लेकर बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है, उद्योग धंधे नहीं पनपे हैं, ये सारे तमाम मुद्दे जरूर मौजूद है। लेकिन जो बिहार के चुनाव का जो पिछला तजुर्बा या पिछला जो इतिहास है वो यही बताता है कि जातीय समीकरण पर जिसने एक तरह से उसमें संतुलन बैठा लिया, उसको कहीं ना कहीं एक एज मिल जाता है, एक फायदा मिल जाता है। अब वोटर इस बार अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ता है या फिर जातीय समीकरण ज्यादा काम करता है, ये देखना इस बार दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया प्रणव, हमसे बातचीत के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं
के पाला बदलने का जो सिलसिला है वो जारी है। और इसी कड़ी में गुरुवार को उजियारपुर से आरजेडी के विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह ने पार्टी बदल ली है। उन्होंने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष मंगल पांडे ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। 2010 बिहार विधानसभा चुनाव में दुर्गा प्रसाद ने आरजेडी के टिकट पर लड़ते हुए जेडीयू के राम लखन महतो को हराया था। श्री दुर्गा प्रसाद कुशवाहा जी के साथ बड़ी संख्या में और इनके समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन आज सब लोगों को मैंने कहा कि सबको बुलाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। बाद में सब लोग आपके साथ शामिल हो जाएंगे। तो समस्तीपुर जिला इकाई के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं उसमें से भी कई मित्र श्री दुर्गा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं। मैं सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। टिकट कटने के बाद जेडीयू छोड़ने वाले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने नीतीश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा नीतीश ने दूसरे को टिकट देने से पहले उनकी राय नहीं ली। अब वो समाजवादी पार्टी की टिकट पर अपनी ही परंपरागत सीट रोहतास जिले के करघर सीट से चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू ने इस सीट से रामधनी की बजाय वशिष्ठ सिंह को टिकट दिया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश के इस कदम की उन्हें उम्मीद नहीं थी। जब हमसे बात होती थी और लोगों से बात होती थी, वो कहा करते थे कि करागढ़ विधानसभा जहाँ से रामधनी बाबू आते हैं उनको बदलने का सवाल नहीं है। अगर किसी की बहुत इच्छा है कि मैं वहीं से लड़ूंगा तो रामधनी बाबू को बुला लाएगा और जिसको कहेंगे हम उसी को टिकट दे देंगे। लेकिन हमसे राय नहीं ली गई। उसके पहले अखबार में मेरा ही नाम आया करागढ़ से। अचानक 19 तारीख की रात को सिंबले दूसरे को दे दिया गया। पीड़ा इस बात की थी। हमने कहा कि ठीक है भाई, चला लीजिए आप लोग, मेरा रहना ठीक नहीं है। बिहार चुनाव के लिए मैदान सज चुका है। धुरंधरों की जंग में अब प्रचार की दौड़ तेज हो चुकी है। हर पार्टी अपने अपने स्टार प्रचारकों का सहारा लेगी। बीजेपी ने जहां चुनाव आयोग को सूची सौंप दी है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रचारकों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। चुनावी चौसर सज चुकी है, बिगुल बज चुका है। अब बारी है प्रचार की। हर दल अपने अपने स्टार चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। बीजेपी ने 40 प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी है, जिसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, बिहार के चुनाव प्रभारी अनंत कुमार, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नवजोत सिंह सिद्धू समेत बीजेपी के कुल 40 चेहरे शुमार हैं। सूची में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी है, जिनकी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बढ़ती नजदीकियां हाल ही में चर्चा में रहीं। हमारा जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो हमने चुनाव आयोग को दे दिया है। उसकी कॉपी मैं आपके बीच अभी तुरंत दिलवा रहा हूं। स्टार प्रचारकों की सूची देनी होती है तो अभी हम लोगों ने पहले और दूसरे चरण के लिए जो स्टार प्रचारकों की सूची दी है, उस कुछ नामों में परिवर्तन चरण के अनुसार होते रहता है। जिस नेता की आवश्यकता जिस क्षेत्र में अधिक होती है उसके अनुसार कुछ नामों के परिवर्तन होते हैं। इधर कांग्रेस ने भी पार्टी के स्टार कैंपेनरों की सूची लगभग तय कर ली है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सांसद गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, के रहमान खान, जयराम रमेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभिनेता और सांसद राज बब्बर, अभिनेत्री नगमा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत, दिग्विजय सिंह,
सलमान खुर्शीद, सचिन पायलट, अजय माकन, आरपीएन सिंह, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेताओं का नाम शामिल है। हर चुनाव में पार्टियां इसी तरह भारी भरकम स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारती है, जो जनता से पार्टी की नीतियां और विचार साझा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र 2015 में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मेजर ध्यानचंद, हॉकी के सर्वकालिक महान खिलाड़ी। 22 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 400 से ज्यादा गोल, 3 ओलंपिक स्वर्ण। इतना ही नहीं, ओलंपिक में कुल 12 मैच खेलकर किए 38 गोल। ध्यानचंद के प्रशंसकों में शामिल थे क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन और जर्मन तानाशाह हिटलर। ड्रिबल में महारत और दनादन गोल दागने की काबिलियत के लिए उन्हें कहा जाता है हॉकी का जादूगर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। बिहार में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM की चुनावी दस्तक ने नए समीकरण बना दिए हैं। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार केवल सीमांचल में चुनाव लड़ने का फैसला किया। आइए देखते हैं बिहार में ओवैसी की आमद के क्या है मायने। अगस्त को बिहार के किशनगंज में हुई ये रैली सूबे में असदुद्दीन ओवैसी की शक्ति प्रदर्शन थी। इसके बाद बिहार में कयासों का दौर शुरू हो गया, लेकिन ओवैसी ने चुनाव तारीखों की घोषणा के ठीक पहले वो ऐलान कर दिया जिसका बिहार के सियासी दलों को डर था। सही वक्त पर सही फैसला करेंगे, यही आपके लिए कामयाबी होगा। मैं चंद गुजारिशात इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा हूं और इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आऊंगा, आपके दरमियान में खड़ा रहूंगा। अब ओवैसी ने बिहार में एंट्री का रास्ता सीमांचल ही क्यों चुना, इसकी कई वजह हैं। दरअसल सीमांचल के 4 जिलों कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद काफी है। इन 4 जिलों में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 50% से ज्यादा है। अकेले किशनगंज में ही 68% मुस्लिम मतदाता है। सीमांचल का ये मुस्लिम वोट बैंक अब तक लालू प्रसाद यादव की राजनीति का आधार वोट माना जाता रहा है। कांग्रेस भी मुस्लिम वोटरों के बीच काफी लोकप्रिय है। 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने साथ चुनाव लड़ा तो फायदा एनडीए को मिला। सीमांचल की 24 सीटों में से जेडीयू को 4, बीजेपी को 13, आरजेडी को 1, एलजेपी को 2, कांग्रेस को 3 और अन्य को 1 सीट मिली। ओवैसी की दस्तक के बाद से ही उन पर बीजेपी के साथ चोरी छिपे सांठगांठ का आरोप लगता रहा है। दूसरी तरफ एनडीए उल्टा महागठबंधन पर ही ओवैसी को टीम बी के तौर पर उतारने का आरोप लगा रहा है। हालांकि ओवैसी इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। गरीबों को उनका हक मिलेगा तो दुनिया में अमन कायम होगा। गरीब का बच्चे को इंसाफ मिलेगा तो यकीनन सारे हिंदुस्तान में अमन कायम होगा। अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर कहीं पर भी कुछ नहीं हो सकता। पहले आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र में उनकी सफल मौजूदगी को देखते हुए बिहार के सियासी दल ओवैसी को हल्के में नहीं ले रहे। आरफा खानम शेरवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार का सीमांचल इलाका राज्य के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। यहाँ बेरोजगारी, बेहतर शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी बड़े चुनावी मुद्दे हैं। लोगों में राजनीतिक दलों की वादाखिलाफी को लेकर खासा गुस्सा भी है। यह है सीमांचल। पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत की एक धुरी बन चुका ये इलाका करीब करीब वैसा ही है जैसे 20 साल पहले था। जिन सड़कों के रास्ते विकास को सीमांचल पहुंचना था, उन सड़कों की सेहत ठीक नहीं है। हिजाब में घूमती महिलाएं और बाजार की तंग गलियों में 2 वक्त की रोटी जुगाड़ते मजदूर सीमांचल का असली चेहरा कहे जा सकते हैं।
बेहद आम जिंदगियां जीने वाले ये लोग चुनाव के वक्त नेताओं को खास दिखने लगते हैं। नरेंद्र मोदी भी वही है, नीतीश कुमार भी वही है, लालू यादव भी है, वही कांग्रेस भी है, सब तो वही लोग है। लेकिन वो लोग अपने से जाति पाति का मार काट के राजनीति में वोट लेने के लिए यही सब धंधा कर रहा है। मुस्लिम समझ के ऐसे काम बहुत कम होते हैं। वोट लेने के टाइम में तो जाति लेके आते हैं कि हम आपकी जात का ये काम करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बाद में जो है जात को भूल जाते हैं। यह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किशनगंज सेक्टर। 2006 में सच्चर समिति की अनुशंसा पर तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ने बिहार में एएमयू की एक शाखा स्थापित करने की सलाह दी, लेकिन सालों की मशक्कत के बाद भी अल्पसंख्यक छात्रावास के 2 भवनों में अस्थायी अकादमिक ब्लॉकों में सिर्फ 2 विषयों में अकादमिक सत्र शुरू हो सका है। सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज में तमाम दावों के बावजूद मेडिकल कॉलेज और पॉलिटेक्निक नहीं खुल पाया। इलाके में छोटे बड़े अस्पतालों की तादाद 150 के आसपास है, जो नाकाफ़ी है। यही हाल बुनियादी शिक्षा का भी है। स्कूलों की खस्ता हाल और काम चलाऊ व्यवस्था बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये पिछले 68 सालों में सरकारों ने ये अनदेखी की इस इलाके की, जिस कारण ये पिछड़ा हुआ है। पिछले 10 सालों में यहाँ हर क्षेत्र में विकास हुआ है, सड़क, पुल, पुलिया, बिजली। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, क्या गांव-गांव में जो रोड गया, ये अटल बिहारी वाजपेयी का ही सपना था। सीमांचल में विकास के कई दावे हुए, लेकिन ज़मीनी हकीकत नहीं बदली। इस बार के राज्य के बजट में 5,800 करोड़ रुपए का प्रावधान सिर्फ सीमांचल के लिए किया गया, लेकिन अब तक 1,500 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं हो पाए। 2001 की जनगणना में जिस पोथिया ब्लॉक को भारत ही नहीं एशिया का सबसे असाक्षर ब्लॉक माना गया, वो भी सीमांचल में ही आता है। इसके अलावा इलाके का बड़ा हिस्सा हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलता है, लेकिन सूरत अब तक नहीं बदली। आरफा खानम शेरवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के पूर्णिया जिले में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का दबदबा था, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग खेमे में हैं। लेकिन यहाँ चुनावी मुद्दे आज भी वही हैं जो 5 साल पहले थे। बुनियादी सुविधाओं की कमी और बेरोजगारी के चलते पलायन को लोग अब भी मजबूर हैं। साहित्यकारों और माता पूरण देवी की आध्यात्मिक धरती है पूर्णिया जिला। कभी इस इलाके की पहचान रही जूट की खेती आज हाशिए पर है। धीरे धीरे इसका दायरा सिमटता जा रहा है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है, लेकिन मौसम की मार और सरकार की बेरुखी से किसान बेहाल हैं। वहीं नदियों से होने वाला जमीन का कटाव यहाँ की बड़ी समस्या है। जमीन खेती उधर पूरा कट चुका है। मतलब यहाँ देखिए ना, मतलब अभी 10 मीटर से ऊपर ज्यादा कट गया है। हर साल ऐसे मतलब 2 कट्टा 3 कट्टा कटते जा रहा है। पूर्णिया में बनमनखी चीनी मिल पिछले 25 साल से बंद पड़ी है। चुनाव के मौसम में ये चर्चा में जरूर आ जाती है, लेकिन इसकी मशीनें चालू नहीं हो पाई हैं। आशा लोग बाग ये सोचते हैं कि ये चीज़ चालू हो, आज चालू हो जाएगा, कल चालू हो। आशा उनकी बंदी है कि, लेकिन ये चीज़ अभी कहते हैं ना, जैसा पहले था उससे बदतर ही होता जा रहा है। रोजगार की कमी और शिक्षा में पिछड़ा होने की वजह से लोगों का यहाँ से लगातार पलायन हो रहा है। कोई रोजगारे नहीं है, की करते मर्द बाहर में अपन कमबै छै, आनै छै, खाइ छियै। पूर्णिया में करीब 18,60,000 मतदाता हैं। इस जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें पूर्णिया सदर, बनमनखी, अमौर, धमदाहा, रुपौली, कस्बा और बायसी शामिल हैं। बीते विधानसभा चुनाव में 7 में से 3 सीट पर बीजेपी, 2 सीट पर जेडीयू को जीत मिली थी। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट आई थी। लेकिन विकास के मुद्दे पर यहाँ राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। पूर्णिया का विकास तो हुआ है, इसमें कोई दूर राय वाली बात नहीं है, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि का जो विकास में भूमिका होनी चाहिए था, वो भूमिका नहीं हो पाया। विकास तो पूर्णिया का हुआ है। अंतिम में भी किरण केसरी ने कई करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री की योजना के द्वारा जो है सड़कों का शिलान्यास वगैरह किया है, मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत। पूर्णिया में इस बार सभी दलों के बीच कांटे का मुकाबला है, लिहाजा अपने अपने वादों से लोगों को लुभाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंगेर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कांटे का मुकाबला है। पिछली बार
तीनों सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बदले सियासी समीकरणों के चलते एनडीए के उम्मीदवारों ने महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्थानीय लोग भी अपने अपने मुद्दों के साथ नेताओं को घेरने में लगे हैं। आइए नजर डालते हैं मुंगेर के सियासी समीकरण और स्थानीय समस्याओं पर। बिहार के ऐतिहासिक जिले मुंगेर में सियासी सरगर्मी पूरे शबाब पर है। तमाम दल वोटरों को लुभाने में जुटे हैं, तो यहाँ की जनता स्थानीय मुद्दों पर नेताओं को घेरने की तैयारी में है। मुंगेर जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। इनमें तारापुर, मुंगेर और जमालपुर शामिल हैं। 2010 के चुनाव में तीनों सीटों पर जेडीयू ने कब्जा किया था। इसकी प्राचीन संस्कृति अभी भी जीवित है, मरी नहीं है। इस बार के बदले सियासी हालात में आरजेडी जेडीयू के लिए दबदबा बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। मुंगेर से आरजेडी के विजय कुमार विजय, तारापुर से जेडीयू के मौजूदा विधायक नीता चौधरी के पति मेवालाल चौधरी और जमालपुर से जेडीयू के मौजूदा विधायक शैलेश कुमार उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने मुंगेर सीट से प्रणव कुमार यादव को उतारा है। तारापुर से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के शकुनी चौधरी ताल ठोक रहे हैं, तो जमालपुर से एलजेपी के हिमांशु कुमार महागठबंधन के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। ये उद्योगपतियों की पार्टी है और ये जब आई है कही कि मैं महंगाई को कम काबू में लाऊंगा, महंगाई बढ़ गई। मुंगेर की जो भी समस्याएं हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग उसका समाधान करेंगे। और नीतीश जी भी जब पहली बार आए थे मुंगेर में तो कहे थे कि मुंगेर को हम इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज देंगे, लेकिन यह वादा झूठा रहा। स्थानीय नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे मुंगेर में पर्यटन के लिहाज से कई आकर्षक केंद्र हैं, लेकिन सियासी उपेक्षा की वजह से इनका समुचित विकास नहीं हो पाया है। गंगा पर बन रहे पुल की मंद गति भी लोगों के लिए चिंता का सबब है। पत्थरों के उत्खनन पर स्थायी रोक ने बेरोजगारी की समस्या को बढ़ा दिया है। शिक्षक है नहीं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। मुंगेर जिले की तीनों सीटों पर पहले दौर में 12 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वादे पूरे करने के दावों के साथ महागठबंधन और एनडीए प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।